नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। संगीत शब्द से जिन व्यक्तियों को थोड़ा सा भी प्रेम होगा, वे तानसेन के नाम से भली भांति परिचित होंगे। यद्यपि इस महापुरुष की मृत्यु हुए लगभग 400 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी संगीत संसार में इनकी विमल कीर्ति आकाश के सूर्य के समान प्रदीप्त हो रही है। जन्मकाल: तानसेन जी का जन्म सन 1506 में ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। इनके पिता का नाम मुकुंद पांडे था। बालक तानसेन को 5 वर्ष पश्चात ही वाणी प्राप्त हुई। मोहम्मद गौस फकीर के आशीर्वाद स्वरूप भी तानसेन का जन्म हुआ। बचपन से बालक तानसेन का स्वर बहुत ही मधुर था। बाल्यावस्था: एकमात्र संतान होने के कारण बच्चे का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। फलस्वरूप 10 वर्ष की अवस्था तक बालक तन्ना मिश्र पूर्णरूपेण स्वतंत्र व नटखट प्रकृति का हो गया। इस बीच इसके अंदर एक आश्चर्यजनक प्रतिभा देखी गई, वह थी आवाजों की हूबहू नकल करना। किसी भी पशु पक्षी की आवाज की नकल कर लेना इनका खेल था। शेर की बोली बोलकर अपने बाग की रखवाली करने में इन्हें बड़ा मजा आता था। एक दिन वृंदावन के महान संत स्वामी हरिदास जी अपनी शिष्यमंडली के साथ उक्त बाग से होकर गुजर रहे थे, तो बालक तन्ना ने एक पेड़ की आड़ से छुपकर शेर की आवाज जैसी दहाड़ लगाई। डर के मारे सब लोगों का दम फूल गया। तब ऐसे ही प्रयास को स्वामी जी ने सुना और वे इनसे अत्यधिक प्रभावित हुए और उसके पिताजी से बालक को संगीत शिक्षा देने के निमित्त मांगकर अपने साथ ही वृंदावन ले आए। संगीतमय सफर: गुरु की कृपा से 10 वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गया और यही से इसका नाम तन्ना की बजाय तानसेन हो गया। गुरुजी का आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए। इसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी के उपदेश मानकर तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास आ गए, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बता दिया था कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद फकीर की कृपा से हुआ है। फकीर मोहम्मद गौस ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना अतुल वैभव आदि सब कुछ उन्हें सौंप दिया और तानसेन ग्वालियर में ही रहने लगे। पारिवारिक जीवन: थोड़े दिनों के बाद राजा मानसिंह की विधवा पत्नी रानी मृगनयनी से तानसेन का परिचय हुआ। रानी मृगनयनी भी बड़ी मधुर तथा विदुषी गायिका थीं। वे तानसेन का गायन सुनकर बहुत प्रभावित हुई। रानी मृगनयनी ने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा प्राप्त करने वाली शिष्या हुसैनी से इनका विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात तानसेन पुनः अपने गुरुजी के आश्रम वृंदावन में आ गए। इसी समय फकीर मोहम्मद गौस का अंतिम समय निकट आ गया। फलस्वरूप गुरुजी के आदेश पर तानसेन को तुरंत ग्वालियर वापस आना पड़ा। फकीर साहब की मृत्यु हो गई और अब तानसेन एक विशाल संपत्ति के अधिकारी बन गए। अब वे ग्वालियर में रहकर आनंदपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तानसेन के 4 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। तानसेन के पुत्रों का नाम सूरतसेन, तरंगसेन, शरतसेन व विलास खां थे तथा लड़की का नाम सरस्वती रखा गया। तानसेन की सभी संतानें संगीत कला के संस्कार लेकर पैदा हुईं। सभी बच्चे उत्कृष्ट कलाकार हुए। दरबारी गायक के रूप में स्थान संगीत साधना पूर्ण होने के बाद राजा नरेश रामचंद्र राजाराम तानसेन को अपने दरबार में ले गए। वहीं से तानसेन का सौभाग्य चमक उठा। महाराज ने तानसेन जैसे दुर्लभ रत्न को बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। सन 1556 ईशून्य में तानसेन अकबर के दरबार में दिल्ली आ गए। बादशाह ऐसे अमूल्य रत्न को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और तानसेन को अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। बंदिशें: बादशाह का अटूट स्नेह और सम्मान पाकर तानसेन की यश पताका उन्मुक्त होकर लहराने लगी। सम्राट अकबर तानसेन के संगीत का गुलाम बन गया और दरबार गायक तानसेन की ख्याति संपूर्ण भारत में फैलने लगी।
वहां उन्होंने सम्राट अकबर की प्रशंसा में कई ध्रुवपदों की रचना की तथा कई रागों का निर्माण किया, जिनमें मियाँ मल्हार, दरबारी मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग आदि राग प्रमुख हैं। ग्रंथ रचना: तानसेन ने वीणा और सितार के आधार पर सुरबहार नामक वाद्य की रचना की। वीणा के आधार पर रबाब का भी निर्माण किया। तानसेन द्वारा रचित 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 1 श्री गणेश स्तोत्र, 2 रागमाला, 3 संगीत सार। रागों का प्रयोग: बादशाह पर तानसेन का ऐसा पक्का रंग सवार देखकर दूसरे दरबारी गायक जलने लगे और एक दिन उन्होंने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। दूसरे दरबारी गायक बादशाह के पास पहुंचकर कहने लगे, हुजूर, हमें तानसेन से दीपक राग सुनवाया जाए और आप भी सुने। इसको तानसेन के अलावा और कोई अच्छे से नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए। तानसेन द्वारा इस राग के अनिष्ट परिणाम बताए जाने के बाद भी बादशाह नहीं माने और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। राग जैसे ही शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी व धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने प्राण बचाने के लिए इधर-उधर छिप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वाला से जल उठा। उसी समय तानसेन अपने घर भागे। वहां उनकी लड़की तथा एक गुरुभगिनी ने मेघराग गाकर उनके जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई महीनों के पश्चात तानसेन जी स्वस्थ हुए। अकबर को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। राग रचना: ऐसा माना जाता है कि तानसेन के जीवन में पानी बरसाने, जंगली पशुओं को मंत्रमुग्ध करने तथा रोगियों को ठीक करने आदि जैसी अनेक संगीत प्रधान चमत्कारी घटनाएं हुई हैं। सत्य यह है कि गुरुकृपा से तानसेन जी को बहुत सी रागरागनियां सिद्ध थीं और यह कहना गलत न होगा कि उस समय देश में तानसेन जैसा दूसरा कोई संगीतज्ञ नहीं था। तानसेन ने व्यक्तिगत रूप से कई रागों का निर्माण किया, जिनमें दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि उल्लेखनीय हैं। देहावसान: इस प्रकार अमर संगीत की सुखद वैखरी बहाता हुआ यह महान संगीतज्ञ मृत्यु के निकट आ पहुंचा। दिल्ली में ही तानसेन ज्वर से पीड़ित हुए और सन 1585 में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हो गई और दिल्ली में मोहम्मद गौस की समाधि के पास ही इनकी समाधि बनाई गई। उनकी समाधि पर प्रतिवर्ष बहुत बड़ा संगीत समारोह आयोजित होता है, जिसमें ख्याति प्राप्त गायन आपने गायन वादन से तानसेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तानसेन की मृत्यु के पश्चात उनका कनिष्ठ पुत्र विलास खां तानसेन के संगीत को जीवित रखने में व उनकी कीर्ति को प्रसारित करने में समर्थ हुआ।